वेस्क्यूलर या ट्रॉमा, कोई भी वेसल की इंजरी होगी तो क्या प्रेजेंटेशन होगी, किस तरह का केस देंगे, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, इसमें ये याद रखेंगे आप। तो देखिए, हार्ट एंड वेस्क्यूलर इंजरी, जब भी वेसल्स की इंजरी होगी, ठीक है, आर्टरी हो, वेन हो, कोई भी इंजरी होगी तो उसमें साइन क्या मिलेगा? एक्टिव ब्लीड होगी, एब्सेंट पल्स होगी। क्योंकि आर्टरी अगर रप्चर है या उसकी इंजरी है तो पल्स नहीं जाएगी, तो आगे पल्स फील ही नहीं होगी। ठीक है, और उसके अलावा ब्रूट मिलेगा। ब्रूट ये होता है कि जहाँ पे वेसल की इंजरी हुई है तो रास्ता तंग पड़ जाता है। ठीक है, तो तंग रास्ते जब ब्लड का फ्लो होगा तो वहाँ पर आप लोगों को ब्रूट साउंड मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक्सपेंडिंग हेमाटोमा, ठीक है, वेसल्स इतनी थी और जब वो इंजरी हुई है वेसल्स की, ठीक है, यहाँ पर इंजरी हुई है तो इंजरी पर वाली जगह पर हेमाटोमा बन जाएगा, ब्लड की कलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? हेमाटोमा। ठीक है, तो जो केस देंगे वो इस तरह देंगे। एक पेशेंट है, आरटीए हुआ या कोई उसको ट्रामा हुआ है, वेसल्स की इंजरी वगैरह हुई है, तो इस तरह का केस दे सकते हैं। या तो ये देंगे, पेशेंट है, ट्रामा के साथ आया है, उसकी लेफ्ट लेग पर जो है एक्टिव ब्लीड चल रही है, पल्स उसकी एब्सेंट है, ठीक है, डिस्टल पल्सेस एब्सेंट है, ब्रूट है और एक्सपेंडेड हेमाटोमा है। ठीक है, तो क्या है? वो है वेस्कुलर इंजरी। ठीक है, वेसल्स की इंजरी है। तो उसकी ट्रीटमेंट में ये पूछ सकते हैं कि बेस्ट चॉइस या बेस्ट मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? एक्टिव ब्लीड को रोकना है। ठीक है, और मेन जो ट्रीटमेंट है वो एक्सप्लोरेशन है, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, ये याद रखना है। एमसीक्यूज याद रखनी है किस तरह देंगे। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ ट्रामा, ठीक है, हिस्ट्री है ट्रामा की, फिर इनकी पेन इंक्रीज ऑन पैसिव स्ट्रेच। हिस्ट्री है ट्रामा की किसी भी लिम्ब की दे सकते हैं, अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, तो ज़्यादातर लोअर लिम्ब इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में तो हिस्ट्री देंगे लेफ्ट लेग या राइट लेग की, कि ट्रामा हुआ है या फ्रैक्चर हुआ है। तो उसके बाद पेशेंट को स्ट्रेच, ज़रा भी स्ट्रेच करता है या फ्लेक्स करता है, एक्सटेंड करता है, स्ट्रेच पर पेशेंट को पेन इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। ठीक है, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में ये याद रखना है, जो आप लोगों की लेग्स एंटीरियर कंपार्टमेंट है, मीडियल है या लेटरल या पोस्टीरियरली को भी कंपार्टमेंट है, क्योंकि सारे मसल्स अलग अलग हैं, हर कंपार्टमेंट में अलग अलग मसल हैं। जो कंपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा उसी कंपार्टमेंट में स्ट्रेच पर पेन इंक्रीज होगा। ठीक है, ये याद रखना है, ये आर्ट साइन है इसका। और इसकी ट्रीटमेंट हम फिशियोटमी करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आएगी। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, या तो पूरा पूरा केस देंगे, आरडी के साथ पेशेंट है, उसको पेन हो रहा है लेग में, ठीक है, पेन वर्स होता जा रहा है, स्ट्रेच पर इंक्रीज होता जा रहा है, तो क्या है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इसकी ट्रीटमेंट फिशियोटमी। ठीक है, क्योंकि इसमें फेशिया इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादातर, तो उनको हम क्या करते हैं? कट करते हैं। ठीक है, उनके अंदर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे देखें, ये नीचे वाले जो एम्बोलिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ठीक है, और इसके अलावा एयर एम्बोलिज्म हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो आप लोगों को पता है, सिंपल सिंपल है, वो डीवीटी से होता है। और मोस्ट कॉमनली कौन सी वेन से ओरिजिनेट करता है? वो आप लोगों की फिमोरल वेन से आता है। वैसे डीवीटी कॉमन पपलीटियल वेन में है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर हो रहा है तो वो फिमोरल वेन से आएगा। इसके बाद देखें फैट एम्बोलिज्म कैसे होगा। आरटीए विद ट्रायड होगा, एक डिस्नी होगा, पेटिकाई होगा, ठीक है, रैश पड़े होंगे, और इसके अलावा कन्फ्यूजन होगा आफ्टर लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। पेशेंट है, आरटी के साथ आया, ठीक है, तो उसमें हिस्ट्री किसकी है? आरटी के साथ जो आया है पेशेंट, जब भी आपने रिसीव किया डिस्निया के साथ है, और उसकी जो लेग फ्रैक्चर होगी वहाँ पर रैशेज होंगे, और साथ में क्या होगा? कन्फ्यूजन होगी उसको। तो ये किस चीज़ का साइन है? फैट एम्बोलिज्म का। ठीक है, मे लीड टू डेथ। ठीक है, पेशेंट की डेथ हो सकती है इसमें। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे करते हैं, जहाँ समझना है आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म ड्यूरिंग लेबर, लेबर की हिस्ट्री होगी, एक फीमेल है, ड्यूरिंग लेबर डिस्निया कफ शुरू हुआ और उसके साथ उसकी डेथ हो गई, तो ये क्या है? ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। ठीक है, हिस्ट्री ज़रूर देंगे, आप लोगों को कहेंगे फीमेल है, लेबर में थी, और सडन उसको डिस्निया शुरू हो गया और उसकी डेथ हो गई, ये क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, ये याद रखना है। एमसीक्यूज देंगे, पूरा केस देंगे आप लोगों को। इसके बाद एयर एम्बोलिज्म आ जाता है ड्यूरिंग सीवीपी। ठीक है,
ड्यूरिंग सीवीपी आप लोगों ने सीवीपी किसी भी पेशेंट को पास की और उसको डिस्निया कफ शुरू हो गया, और ठीक है, एट द टाइम पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, विद इन 24 आवर भी डेथ हो सकती है, ठीक है, जब भी आप लोगों ने सीवीपी पास की है, क्योंकि एयर इंटर हो गया, अगर कहते हैं कि एयर अगर 50 ml तक चली गई है पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। कोशिश करनी है जब भी किसी को इंजेक्शन लगाना है तो एयर ना हो उसमें, तो विद इन 24 आवर्स में डेथ होगी उसकी, तो ये क्या है, एयर एम्बोलिज्म है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, जो जो पॉइंट बता रहा हूँ, अगर फैट एम्बोलिज्म होगा तो हिस्ट्री फ्रैक्चर की होगी, अगर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होगा तो हिस्ट्री लेबर की होगी, अगर एयर एम्बोलिज्म है तो हिस्ट्री किसकी, सीवीपी की। एक और एमसीक्यू बनती है, ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल है, साथ में क्या हुआ है, उसको आरटी हुआ है, ठीक है, आरटी है, ठीक है, तो आरटी हुआ उसका, उसकी अगर डेथ हुए विद इन 24 आवर्स में, ठीक है, तो वो क्या है, तो वो है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। अगर डेथ हुई है मोर देन 24 आवर्स में, ठीक है, तो वो क्या है, फैट एम्बोलिज्म है, ठीक है। अगर विद इन 24 आवर्स में हुई है, प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी में थी और उसको लेबर स्टार्ट हुई या फ्रैक्चर हुआ है, अगर विद इन 24 आवर्स में होगा तो प्रेगनेंसी होगी, मोर देन 24 आवर्स होगा प्रेगनेंसी होगी, साथ में आरटी है, तो फिर आप लोगों ने फैट एम्बोलिज्म लगाना है, ठीक है। इसका क्लियर हो गया आप, दोनों गलत ना करना, ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट होती है एग्जाम में, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें इसके बाद आगे देखें। चलें इसके बाद देखें कौन सा, बेजिलर स्कल फ्रैक्चर। बेजिलर स्कल फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लास्ट टाइम एमसीक्यूज इसके ऊपर आई हुई थी, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ पूछते हैं मैं बताऊंगा आपको। बेजिलर स्कल फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है, रकून आइज, ये पेशेंट का फेस है, ठीक है, ये पेशेंट की आई है, ये आई है, ठीक है। तो रकून आइज कैसे होंगी, ये जो पेशेंट की आइज हैं इनके इर्द गिर्द क्या होगी, रेडनेस हो जाती है, रेडनेस स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, इसको रकून आइज बोलते हैं। और इसके अलावा सीएसएफ होता है, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जिसमें ओटोरिया या रिनोरिया हो सकता है। जब सीएसएफ लीकेज होगा तो उस लीकेज से वो या तो कानों से बह रहेगा या नाक से बह रहेगा, अगर कानों से आएगा तो उसको अटोरिया बोलते हैं, अगर नाक से आएगा इसको रिनोरिया बोलते हैं, ठीक है। तो सीएसएफ आप लोगों को पता है कहाँ प्रोड्यूस होता है, कोरोनॉइड प्लेक्सिस में, ठीक है, कोरोनॉइड प्लेक्सिस में, ठीक है, कोरोनॉइड प्लेक्सिस में ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये ऑब्जर्व कहाँ होता है, एरेक्नोइड ग्रेनुलेशन में, ठीक है, एरेक्नोइड ग्रेन्यूलेशन में। और जहाँ पे ये ऑब्जर्व होता है या उससे पहले किसी भी पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन आई है या लीकेज हुई है तो ओटोरिया या रिनोरिया हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर बेसिल स्कल फ्रैक्चर में ही ये होता है। इसके बाद देखिए बैटल साइन आता है। बैटल साइन आप लोगों ने याद रखना है, इसमें होता है कि मास्टोइड एकिमोसिस होता है, जो आप लोगों को मास्टोइड है कान के पीछे वाला है, ये मास्टोइड बोन है, इस पर अगर आप लोगों को इस तरह की रेड एरिया मिले या वहाँ पर स्वेलिंग मिले तो वो क्या है, मास्टोइड एकिमोसिस है। वो भी किसका साइन है, बेजिलर स्कल फ्रैक्चर का। दो साइन हमने पढ़े, एक राकून आइज और बैटल साइन अगर किसी भी पेशेंट में मिल रहे हैं, आरटी के पेशेंट में, तो वो क्या है, बेजिलर स्कल फ्रैक्चर है, ठीक है। इसके बाद इनिशियल में हम एक्सरे करेंगे, ठीक है, इनिशियल में एक्सरे करेंगे, ये याद रखना है, ठीक है, इनिशियल में हम एक्सरे करते हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट में हो गई इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल होगी, स्कल एक्सरे की हमने, और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ये याद रखनी है, इसमें हम क्या करते हैं, नॉन कंट्रास्ट सिटी स्कैन हेड करते हैं, ठीक है, हेड की नॉन कंट्रास्टिटी स्कैन करते हैं विद बोन विंडो, ठीक है, नॉन कंट्रास्ट, ये याद रखना है। और इसके बाद ये हेमाटोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ज़रूर रहेगा। जो ऊपर मैंने तीन आप लोगों को एम्बोलिज्म पढ़ाए हैं उनमें से एक ज़रूर रहेगी एमसीक्यू, और ये नीचे एपिड्यूरल, सबड्यूरल और सब रेगनोइड है, ठीक है, तो ये इनमें से भी एक एमसीक्यू ज़रूर आएगी। तो सबसे पहले देखें एपिड्यूरल हेमाटोमा। ये एपिड्यूरल हेमाटोमा जो होता है आप लोगों के स्कल और ड्यूरामेटर के दरमियान होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जब भी ये पेशेंट आएगा वो ट्रामा के साथ आएगा, ट्रामा की हिस्ट्री होगी, और उसमें एक चीज़ बताएंगे, ल्यूसिड इंटरवल। ल्यूसिड इंटरवल का मतलब होता है कि पेशेंट आरटी हुई, ठीक है, तो आरटी के बाद पेशेंट क्या हुआ, अनकॉन्शियस हुआ, ठीक है, अनकॉन्शियस हुआ, फिर पेशेंट क्या हुआ, कॉन्शियस हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर अनकॉन्शियस हो गया, ठीक है, होश में आया, फिर बेहोश हो गया, तो इसको बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल। क्लियर हो गया।
और इसमें जो स्ट्रक्चर डैमेज होती है, ये एग्ज़ाम में एमसीक्यूज आता है, इसमें मिड डैमेज होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ये आप लोगों के ब्रेन के अंदर फोरामेन स्पाइनोजम होता है, वहाँ से ये पास होती है। ये भी सामने एग्जाम में पूछते हैं, मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो होती है वो कहाँ से पास होती है, फोरामेन स्पाइनोजम में। और इसके बाद आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करना है, सीटी स्कैन करवाना है आप लोगों ने। सीटी स्कैन करवाएंगे, सीटी स्कैन में आप लोगों को लेंस शेप्ड हेमाटोमा मिलेगा, लेंस शेप का, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट में आप लोगों ने ये याद रखना है, क्या करेंगे हम, हेमाटोमा है तो हेमाटोमा में क्या करते हैं, इवैक्यूएशन ऑफ हेमाटोमा, ठीक है। क्रेनियोटमी करते हैं और क्रेनियोटमी में हम इवैक्यूएट करते हैं उस हेमाटोमा को। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाता है सब ड्यूरल हेमाटोमा। सब ड्यूरल हेमाटोमा में एल्डरली और अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, ओल्ड एज में होता है। अल्कोहलिक में इस तरह ये ज़्यादा, क्योंकि ये बार बार गिरते हैं, बार बार सर पर चोट लगने से ये होता है, ठीक है। तो ये किसके दरमियान होता है, ये ड्यूरा मैटर और अरेक्नोइड मैटर के दरमियान होता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर डैमेज होती है वो ब्रिजिंग ऑफ वेन्स रप्चर होती है, ब्रिजिंग ऑफ वेन्स। और इसमें जब हम सीटी स्कैन करेंगे तो सीटी स्कैन पर क्या मिलेगा, क्रिसेंट शेप्ड मिलेगा, ऊपर वाले में लेंस शेप और इसमें क्रिसेंट शेप्ड। एग्जाम में जब एमसीक्यूज आती है दोनों में कन्फ्यूजन होती है कि किस में क्रिसेंट था किस में लेंस शेप्ड था, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है, ठीक है, इसलिए मिक्स ना हो। तो इसके बाद ये भी हेमाटोमा है, तो इसमें हम क्रेनियोटमी करते हैं, इसमें भी एवैक्यूएशन ऑफ हेमाटोमा करते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट सेम है दोनों की। और इसके बाद आ जाता है क्या, सब अरेक्नोइड, ठीक है, इसको करेक्ट कर लें, ये सब अरेक्नोइड हेमरेज है। सब अरेक्नोइड हेमरेज कब होगा, जब ब्रेन के अंदर सर्कल विलेज में बैरियोन्यूरिज्म होगा। बैरियोन्यूरिज्म मोस्ट कॉमनली कौन से स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करता है, एंटीरियर या पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी को, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ये ज़्यादातर कौन सी आर्टरी को, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी को इन्वॉल्व कर रहा होता है। तो अगर ये रप्चर हुआ है तो सब अरेक्नोइड हेमरेज होगा। और इसमें दो पॉइंट हैं बहुत अहम है और याद रखने वाले हैं, एक तो वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ और इसके अलावा थंडर क्लैप हेडेक, ठीक है। पेशेंट को इतनी सीवियर किस्म का दर्द होता है, वो कहता है मेरी लाइफ का ये पहला सर दर्द है, ठीक है, ये ज़्यादातर ऑक्सीपिटल एरिया होता है, ठीक है। और इसमें थंडर क्लैप हेडेक होता है, ठीक है, जैसे कोई पीछे थप्पड़ मार रहा हो, ये याद रखना। और इसमें काज क्या है इसका, सब अरेक्नोइड हेमरेज का, बैरियोन्यूरिज्म। और इसकी इन्वेस्टिगेशन वही है, सीटी स्कैन है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन लिखें इसकी। और इसकी ट्रीटमेंट में आप लोगों ने एक ड्रग याद रखनी है जिसको सीसीबी कहते हैं, कैल्शियम चैनल बुलाकर, कौन सी, निमोडेपिन, ठीक है। ये निमोडेपिन जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, सब अरेक्नोइड हेमरेज में। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसके बाद आगे देखें, न्यूरो सर्जरी इमरजेंसीज हैं कुछ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों के एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखें कुशिंग ट्रायड, ये आप लोगों ने सुना होगा। जब भी ट्रामा होता है या कोई आरडीए के पेशेंट होता है तो उनमें क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो रेज्ड हो जाता है, ठीक है। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड होगा तो आप लोगों को क्या मिलेगा, हाइपरटेंशन मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया, इरेगुलर रिस्पिरेशन, ठीक है, रिस्पिरेशन जो होगी इरेगुलर होगी, ठीक है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है। तो नॉर्मल एक जब भी बीपी ज़्यादा होता है पेशेंट टैकी में जाता है, ठीक है, सुन देखा होगा आप लोगों ने, जब भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई होता है, कार्डियक इश्यूज़ या कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं, उसमें पेशेंट टैकीकार्डिया में चल रहा होता है, पल्स सही होते हैं। लेकिन ये कुशिंग ट्रायड वहद है जिसमें इंट्राक्रेनियल पर जब रेज होता है तो ब्लड प्रेशर ये होता है, ब्रेडिकार्डिया में होता है पेशेंट, ठीक है। तो ये ट्रायड याद रखना है आप लोगों ने, किस में रेज्ड होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड होता है। और इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड होगा तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, एक ही ड्रग है जिसको हम मैनिटोल बोलते हैं, ठीक, ये याद रखना, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, पिछले एग्जाम में आई थी, ठीक है, मैनिटोल इंट्राक्रेनियल प्रेशर को ट्रीट करते हैं इससे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद सिंपल चीज़ें हैं और आसान है। तो इसके बाद देखें ब्रेन हर्निएशन। ब्रेन हर्निएशन में आप लोगों ने ये देखना है, जब भी ब्रेन हर्निएट होता है, ठीक है, ज़्यादातर जो ब्रेन हर्निएट होता है ये ज़्यादातर आरटी के पेशेंट में ही होता है, ठीक है, हिस्ट्री आरटी होगी, ठीक है। फिर पेशेंट की कंप्लेन क्या होगी कि, ठीक है, उसके क्या है, प्यूपिड डायलेट है, प्यूपिड डायलेट है, आरटी के साथ है पेशेंट के प्यूपिड डायलेट है, तो वो क्या है, तो वो ब्रेन हर्निएशन है। क्योंकि जब भी ब्रेन की हर्निएशन होती है ज़्यादातर ये इन्वॉल्व करता है पोस्टीरियर फोसा को। पोस्टीरियर फोसा में आप लोगों की अक्यूलोमोटर नर्व पड़ी है, थर्ड क्रेनियल नर्व,
तो वो जब भी कंप्रेस होगी क्या मिलेगा, प्यूपर डिलेट मिलेगा, जिसको हम एड्रेसेस बोलते हैं, और साथ में टोसिस होगा, और ठीक है, डाउन और आउटवर्ड प्रोट्रूजन हो गया एक, ठीक है, ये सारे फीचर आएंगे थर्ड क्रेनियल डैमेज के। लेकिन हिस्ट्री क्या होगी, आरटीए, ठीक है। तो आरटीए के साथ पेशेंट आया, उसको मिट्रियासिस हो रहा है, टोसिस हो रहा है, डाउनवर्ड एंड आउट प्रोट्रूजन ऑफ आई है, तो क्या है, थर्ड क्रेनियल डैमेज है ड्यू टू ब्रेन हर्निएशन, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। ब्रेन हर्निएशन में प्यूपर डायलेट होते हैं, क्रेनियल जो थर्ड है वो कंप्रेस होती है, ठीक है, इसको हम एक्यूलोमोटर नर्व कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों ने क्या करना है, सीटी स्कैन करना है। तो हम पढ़ रहे थे एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया। तो एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया जब भी होगा, आप लोगों को पता है, ये आप लोगों का लोअर लिम्ब है या अपर लिम्ब है, जो भी लिम्ब इन्वॉल्व होता है, लेकिन ज़्यादातर लोअर लिम्ब इन्वॉल्व होता है। एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया में क्या होगा, पेन होगा, पेशेंट को पेलर लॉक होगी, ठीक है, उस लिम्ब की पल्स लेसनेस होगी, पैरेस्थीसिया हो, नंबनेस होगी, पैरालिसिस होगी, ठीक है, जो लिम्ब इन्वॉल्व हो पैरालाइज होगा। इसके बाद पुकेलोथर्मिया होगा, पुकेलोथर्मिया कोल्ड लिम्ब हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर डाउन हो जाए, सर्कुलेशन ही नहीं है तो लिम्ब कोल्ड ही हो जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन आप लोग कैसे करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन में डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं या सिटी एंजियोग्राफी, एग्जाम में जो भी दें आप लोगों ने दोनों पिक करने हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कहें इनिशियल, ठीक है, एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया है, इनिशियल क्या करेंगे, तो वो क्या करेंगे, आप लोग अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है, डॉपलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछें गोल्ड स्टैंडर्ड एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया में क्या है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड जो है ना, ये आप लोगों की सिटी एंजियोग्राफी है, ठीक है, सिटी एंजियो। यहाँ पे तक क्लियर हो गया। इनिशियल पूछें एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया में अल्ट्रासाउंड, वो कौन सा वाला, डॉपलर वाला, और गोल्ड स्टैंडर्ड पूछें तो फिर आप लोगों ने सिटी एंजियोग्राफी बतानी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ट्रीटमेंट में आप लोगों ने क्या देना है, इमीजिएट हेपराइन देनी है, ठीक है, हेपराइन देनी है, ठीक है। कोई भी लिम्ब इस्कीमिया के साथ कोई भी पेशेंट है या डीवीटी का हो, तो इनिशियल हम क्या देंगे ट्रीटमेंट में, हेपराइन, और साथ में अर्जेंट रीवेस्कुलराइजेशन करते हैं, ठीक है, जो लिम्ब इन्वॉल्व है, हो सकता है तो सर्जरी करनी पड़े, ठीक है। तो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, जो कभी भी नहीं याद होता किसी को भी और सबको भूल जाता है, जीसीएस, ठीक है, ग्लोस्कोकोमा स्केल, और इसको थोड़ा सा इजी वे में करते हैं, तो मैं आप लोग कोशिश करूँगा आसान बताऊँगा, तो उसी तरह ही आप लोग याद कर लें। ये वैसे याद नहीं होता, आखिरी नाइट ही रटा लगाएं इसको। तो देखें, सबसे पहले जो जीसीएस होता है, ठीक है, जीसीएस जो टोटल होता है 15/15 होता है एक नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल पर्सन में, ठीक है। तो इसमें देखें, हेड इंजरी जीसीएस लेस देन 8 इंट्यूबेट करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी पेशेंट का जो कि इमरजेंसी में लैंड हुआ है, अगर उसका जीसीएस 8 से कम है तो हम क्या करेंगे, इंट्यूबेट करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है कि कितना जीसीएस कम से कम होना चाहिए कि पेशेंट को हम इंट्यूबेट करें और आईसीयू में शिफ्ट करें, तो क्या है, 8, ठीक है। तो 8 आप लोगों ने नहीं बोलना, ठीक है, 8। तो इसके बाद जीसीएस, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को केस देंगे, केस में आप लोगों को बता देंगे जीसीएस इतना है, कहेंगे कैलकुलेट करें जीसीएस। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने जीसीएस को याद रखना है, तो एक सिंपल तरीके से याद रखें, नीचे से ऊपर जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें आई ओपनिंग, आई ओपनिंग में आप लोगों को ये याद रखना है, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा पेशेंट, तो नो रिस्पॉन्स है तो 1 नंबर दें। फिर पेशेंट टू पेन, अगर वो आंखें खोल रहा है पेन की तरह, ठीक है, जब आप पेनफुल स्टिमुलस देते हैं तो आंखें खोल रहा है, तो 2 नंबर लगाएं, ठीक है। अगर वो आपकी आवाज़ कैच कर रहा है, बोलने से आंखें खोल रहा है, तो फिर 3 नंबर दें। अगर बिल्कुल वो उसने अपनी आंखें नॉर्मल तरीके से खोली हुई हैं, तो वो 4 नंबर दें उसको, ठीक है। हमने जब एफसीपीएस दिया था, तो उसमें ये पूछा हुआ था कि एक नॉर्मल पर्सन की जो आंख ओपन होती है स्पॉन्टेनियसली, कितने नंबर होते हैं, 4, उसका तो वो वहाँ पे सीधा सीधा जवाब 4 ही था। तो इस तरह के एमसीक्यूज आप लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें, वर्बल रिस्पांस, नो रिस्पांस होगा तो 1 देंगे, और इनकम्प्रीहेंसिबल साउंड, ठीक है, पेशेंट बोल रहा है, अपने आप में बोल रहा है, ठीक है, तो 2 दें। इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स, पेशेंट से जब आप कुछ पूछते हैं अगर वो बताता है लेकिन उसकी आवाज़ समझ नहीं आ रही, तो फिर आप लोग 3 नंबर देंगे। कन्फ्यूज्ड है पेशेंट, ठीक है, तो 4 नंबर दें। ये कन्फ्यूज्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ज़्यादातर पूछते हैं कन्फ्यूज। और ओरिएंटेड टू टाइम पर्सन प्लेस, अगर आपने उससे पूछा कि आप कौन सी जगह हैं, ठीक है, आपका क्या नाम है और इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, तो वो बता देगा, ठीक है, तो उसको आपने 5 नंबर देने हैं। फिर इसी तरह मोटर रिस्पॉन्स में देखें, मोटर रिस्पॉन्स जब आप चेक करेंगे,
तो उसमें आपने देखना नो रिस्पॉन्स, तो एक एबनॉर्मल एक्सटेंशन कर रहा है लैंप की, लैंप को एक्सटेंड कर रहा है एबनॉर्मली, तो वो 2 नंबर दें। अगर एबनॉर्मल फ्लेक्स कर रहा है तो फिर 3 नंबर दें। ठीक है। फ्लेक्स टू ड्रा फ्रॉम पेन, अगर पेन की तरफ आपने वो टच किया उस जगह पर या कोई रिस्पॉन्स दिया, अगर उसने फ्लेक्स किया है उस जगह, तो वो क्या है, ठीक है, 4 नंबर देने हैं। ठीक है। इसके बाद मूव्स टू लोकलाइज्ड पेन, अगर वो बता रहा है कि मुझे यहाँ पर दर्द है, इस जगह दर्द है, तो वो 5 नंबर। ओबेज द कमांड, अगर वो आपकी कमांड को फॉलो कर रहा है, आपने जो जो बताया कि ये करो ये करो वो करो, तो वो बेस को फॉलो कर रहा है, तो वो फिर आप लोगों ने उसको 6 नंबर देने हैं। ठीक है। जीसीएस इस तरह याद होगा, वरना ये याद नहीं होता। हमने तो इसी तरह याद किया था, तो आप लोग भी इसी तरह ही याद करें तो आसानी होगी। आप लोग ये भूलना नहीं है, ये एमसीक्यू ज़रूर आती है, 1 या 2 एमसीक्यूज़। और इसके बाद ये भी याद रखें जी, लोएस्ट जीसीएस कितना होता है, 3 होता है। ठीक है। जीसीएस 0 कभी नहीं होता। ठीक है। एक डेड पर्सन और कोमेटोज पेशेंट का भी 3 ही होता है। ठीक है। इसके बाद यूरोलॉजी की इमरजेंसीज हैं। ये दिन को भी किसी स्टूडेंट ने मुझे शेयर की हुई थी, उसको डाउट था एमसीक्यूज़ के ऊपर, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यूरोलॉजी इमरजेंसीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज आती हैं एग्जाम में। एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, कहेंगे पेशेंट है, ठीक है, इस 63 ईयर ओल्ड, ठीक है, मेल है, ठीक है, और उसको यूरिनरी रिटेंशन हो रही है, तो इमरजेंसी में है। सबसे पहले इनिशियल मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, उसको फोलिस पास करेंगे। ठीक है। इंसर्ट फोलिस कैथेटर अनलेस यूरेथ्रल इंजरी सस्पेक्टेड, लेकिन ये है पेशेंट को यूरेथ्रल इंजरी ना हो, आरटीए का पेशेंट ना हो, ओल्ड एज में पेशेंट है, यूरिनरी रिटेंशन है, तो सबसे पहले क्या सोच सकते हैं आप लोग, बीपीएच, ठीक है, प्रोस्टेट, बिनेन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यूरिनरी रिटेंशन होती है, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, इमरजेंसी में फोलिस पास करेंगे। ये एमसीक्यूज एग्जाम में आती है, ऐसे ही आती है। ठीक है। यही हिस्ट्री देंगे, ओल्ड एज है पेशेंट को, या तो कहेंगे उसकी कार्सिनोम प्रोस्टेट है, या बीपीएच है, कुछ भी दे सकते हैं, कहेंगे यूरिनरी रिटेंशन है साथ में, तो क्या लगाएंगे, फोलिस पास करेंगे। ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ब्लड एट यूरेथ्रल मैटस, पेशेंट है आरटीए का, ठीक है, अब आरटीए के साथ पेशेंट है, ठीक है, तो उसको यूरिनरी रिटेंशन हो रही है। यूरिनरी रिटेंशन के साथ साथ जब आप लोगों ने उसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखा है, तो वहाँ से क्या है, यूरेथ्रा से ब्लड आ रहा है, तो क्या करेंगे नेक्स्ट, नो कैथेटर, कैथेटर कभी भी नहीं डालना। ठीक है। मजीद आप उसको रप्चर करेंगे। डू रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम, पहला जो काम है आप लोगों ने रेट्रोग्राम यूरेथ्रोग्राम करना है। ठीक है। फिर इसके बाद सुप्रा प्यूबिक कैथेटर डालनी है। ठीक है। दोनों एमसीक्यूज टोटली चेंज हैं। एक आया है ओल्ड एज में, उसको यूरिन टेंशन थी, फिर हमने फुली पास किया, लेकिन ये पेशेंट आरडी के साथ है, इसके यूरेथ्रा से ब्लीडिंग है, तो इसमें हम पहला काम जो करेंगे रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम करेंगे। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ट्रीटमेंट में सुप्रा प्यूबिक कैथेटर डालेंगे। क्लियर हो गया। अगर एमसीक्यूज आए एग्जाम में तो ये गलत नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ शायद मैं बताना भूल जाऊँ बाद में, जब भी हम करते हैं लेप्राटमी वगैरह, ठीक है, तो उसमें हम पेरिटोनियम को वॉश किससे करते हैं, नॉर्मल सलाइन से वॉश करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। एक और बात, गैस्ट्रिक लवाज हम जब कर रहे होते हैं, गैस्ट्रिक लवाज भी हम नॉर्मल सलाइन से ही करते हैं। ठीक है। ये पॉइंट्स दोनों लिख लें, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आई थी। तो इसके बाद नीचे देखें रेनल कोलिक, कोई भी पेशेंट हो रेनल कोलिक के साथ है, तो उसका जो पेन होगा आप लोगों को पता है, फ्लैंक पेन होगा। ठीक है। रेडिएट होगा ग्रोन की तरफ, तो इसमें आप लोगों ने क्या देने, पेन किलर में एनसेड्स दे सकते हैं। ठीक है। हाइड्रेशन भी करवा सकते हैं, लेकिन बुक लिखती हैं कि एनसेड्स दे सकते हैं फ्लैंक पेन में, किडनी के पेन में। ठीक है। रेनल कोलिक है और पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना है। ठीक है। तो इसमें जो हम इनिशियल टेस्ट करेंगे उसमें हम वो करेंगे अल्ट्रासाउंड, किडनी यूरेटर और ब्लेडर, के यू भी बोलते हैं, किडनी यूरेटर और ब्लेडर। ठीक है। इनिशियल रेनल कोलिक में अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछें तो वो रेनल कोलिक के लिए अल्ट्रासाउंड है। ठीक है। तो ये याद रखना पॉइंट। और एक चीज़ जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में करते हैं कि जो भी फ्लैंक पेन के साथ पेशेंट आता है, अगर हम एनसेड्स लगाएं उसको, पेन उसका वर्स हो जाता है। ये बुक्स में लिखा हुआ है, वैसे हम देते हैं, लेकिन क्योंकि ये वेजोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है, एंसर जो है वेजोकंस्ट्रिक्टर है, ये आप लोगों के जो एफिनल आर्टेरियोल है उसको क्या कर देते हैं, कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं।
हालांकि हमें उसको वेजिटेट करना चाहिए। तो इसके बाद देखिए आगे, टेस्टिकुलर टोर्शन, ये भी एक इमरजेंसी है, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। टेस्टिकुलर टोर्शन हो या ओवेरियन टोर्शन हो, ठीक है, तो दोनों की प्रेजेंटेशन सेम होगी, मेल होगा या फीमेल होगी, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। सडन आंसर बैठे बैठे अगर किसी को पेन हो रहा है, ठीक है, टेस्टिस में, तो वो क्या है, टेस्टिकुलर टोर्शन है। अगर फीमेल में से बैठे बैठे उसको सडन आंसर पेल्विक में पेन हो गया है, राइट या लेफ्ट इलियक फोसा में, तो वो क्या है, ओवेरियन टोर्शन है, ठीक है। तो देखें सडन ऑनसेट पेन होगा। एब्सेंट क्रीम स्टेरिक रिफ्लेक्स, जो आप लोग एंटीरियर थाई है, ठीक है, मेल में, तो वहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा ऐसे स्टिमुलस देते हैं तो जो टेस्टीज होगा एप्सिलिट्रल उसी साइड का, तो वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, ठीक है, इसको क्रीम स्टेरिक रिफ्लेक्स कहते हैं। लेकिन ये इसमें एब्सेंट हो जाता है, टोर्शन होती है जब। इसके बाद अर्जेंट सर्जरी करते हैं विद इन 6 आवर, ठीक है, तो 6 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं गुजरे। लेस देन 6 आवर में आप लोगों ने सर्जरी कंप्लीट करनी होती है, किसमें, टेस्टिकुलर टोर्शन में। और इसमें एक चीज़ याद रखनी है, इसमें जो एक टेस्ट होता है, इसको हम एपिडेमिक और कैटिस में भी करते हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने प्रेन साइन होता है, ठीक है, प्रेन साइन होता है, अगर वो पॉजिटिव आ जाए क्या होता है, नेगेटिव आ जाए तो क्या होता है, प्रेन साइन, ठीक है, PREHN, प्रेन साइन, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव आता है तो आप टेस्टिस को उठाते हैं, पेन रिलीव हो जाता है, तो ये क्या है, ये आप लोग ये टेस्टिकुलर टोर्शन है। नहीं हुआ तो वो एपिडेमा ऑर्किटिस है, ठीक है, अगर रिलीव हुआ तो फिर ये टोर्शन है, अगर नहीं हुआ तो फिर वो एपिडेमा ऑर्किटिस है, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये देख लें। टोर्शन में हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जो पॉजिटिव है ये किस में, एपिडेमा ऑर्किटिस में होगा। सारा मिक्स हो गया आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, लेकिन दोबारा सुन लें। जो प्रेन साइन होता है किस में पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है। जो टेस्टिकुलर टोर्शन है उसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि जब टेस्टिस को उठाएंगे पेन रिलीव हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, नेगेटिव है, ये टोर्शन में होता है। अगर एपिडेमा ऑर्किटिस है तो उसमें टेस्टिस को उठाएंगे पेन रिलीव नहीं हुआ, तो वो क्या है, पॉजिटिव है, वो एपिडेमा ऑर्किटिस के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये बाद में ग्रुप में आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा दोबारा। इसके बाद हाइड्रोसील देख लें, ये आज एमसीक्यू सारा दिन घूमती रही है, ठीक है। हाइड्रोसील इंट्राइंग्यूनल हर्निया, तो इसमें देखें पेनलेस स्वेलिंग होगी, ट्रांसल्यूमिनेट होगा, ठीक है। पेनलेस स्वेलिंग टेस्टिस के ऊपर आप लोगों को पता है, जो हाइड्रोसील होता है ये ट्यूनिका कौन सी वेजिनैलिस को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, ट्यूनिका वेजिनैलिस जो लेयर है, ठीक है, टेस्टिस की, उसको इन्वॉल्व करता है, उसके अंदर ये फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, ट्यूनिका वेजिनैलिस में। और पेनलेस स्वेलिंग होती है, ट्रांसल्यूमिनेट होता है। ट्रांसल्यूमिनेट का मतलब होता है जब आप टार्च से देखेंगे तो वो लाइट पास होती है, इसको ट्रांसल्यूमिनेट कहते हैं। इसके बाद कास्ड बाय कॉन्जेनिटल पेटेंट प्रोसेस वेजिनैलिस, जो पेटेंट प्रोसेस वेजिनैलिस है वो आप लोगों का पेरिटोनियम से आप लोग टेस्टिस तक एक पाथवे बना होता है, ये बर्थ से पहले, बाद में ये ओब्लिटरेट हो जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। अगर ये नहीं होता बंद तो ये फ्लूइड पेरिटोनियम से आप लोगों के ट्यूनिका वेजिनैलिस में आएगा, फिर वहाँ पे पेनलेस स्वेलिंग करेगा, इरिड्यूस होगा, ठीक है, इरिड्यूसेबल, तो वो ये हाइड्रोसील है। अगर कह दें आप लोगों का ये पेटेंट प्रोसेस वेजिनैलिस ओब्लिटरेट ही नहीं हुआ, वैसे पड़ा है, तो वो कोई स्वेलिंग है जो टेस्टिस में हो रही है, कराई करने से ये ज़्यादा होता है, और ये रिड्यूसेबल भी है, रिड्यूस भी हो जाता है। फिर आप लोगों ने क्या लगाना है, इंट्राइंग्यूनल हर्निया लगाना है, ठीक है, ये दोनों की प्रेजेंटेशन सेम होगी। हाइड्रोसिल इरिड्यूसेबल होता है और पेनलेस होता है, जो इंट्राइंग्यूनल हर्निया होगा वो पेनफुल होगा और रिड्यूसेबल होगा, ठीक है, लेकिन इंडायरेक्ट पेनलेस भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो नॉन ट्रांसलिमिनेबल होता है। हाइड्रोसिल ट्रांसलिमिनेट होता है। क्लियर हो गया। ट्रीट अंडरलाइंग कॉज होगी, सर्जरी में हम लार्ज या जैबोले प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। तो देख लें जो ये लार्ज प्रोसीजर होता है, लार्ज प्रोसीजर हम किस में करते हैं, माइल्ड और मॉडरेट, माइल्ड और मॉडरेट अगर हाइड्रोसील है तो उसमें करेंगे। और इसके बाद जो जैबोले प्रोसीजर है, जैबोले प्रोसीजर ये लार्ज हाइड्रोसील के लिए करते हैं। इसमें हम एक तो एक्सीजन करते हैं, ठीक है, और दूसरा इवर्जन करते हैं, ठीक है, ई बोलते हैं इसको, एक्सीजन एंड इवर्जन, ठीक है। एक्सीजन जो है मतलब कि उसी ट्यूनिका वेजिनैलिस को कट करेंगे, वहाँ से फ्लूइड को ड्रेन करेंगे, और इवर्जन जो होती है, जो ट्यूनिका वेजिनैलिस की लेयर है उसको हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है, अंदर वाली बहर बहर वाली को अंदर कर देते हैं, ठीक है। तो ये जैबोले प्रोसीजर है, ये याद रखने दोनों प्रोसीजर। इसके बाद ब्लेडर की इंजरी, ठीक है, जो ब्लेडर की इंजरी है इसमें देखें, इनएबिलिटी टू वॉइड
ब्लड एट यूरेथ्रल मेटस, सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस। जब भी ब्लड रप्चर होगा तो ये तीन चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को। पेशेंट क्या करेगा, यूरिन पास नहीं कर सकेगा, ठीक है, ब्लड होगा यूरेथ्रा से, और सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस होगी, ठीक है। अगर सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस नहीं है, पेशेंट को यूरिन करने में मसला हो रहा है, ब्लड यूरेथ्रा से है, तो फिर यूरेथ्रल इंजरी है, ठीक है, ब्लेडर की इंजरी है। ब्लेडर इंजरी होगी तो सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस मिलेगी, ठीक है। इसके बाद नीचे यूरेथ्रल इंजरी भी है, तो देख लें। ब्लड एट यूरेथ्रल मेटस, हाई रेडिंग प्रोस्टेट, जो प्रोस्टेट होता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। और नो कथेटर, इसमें ये करना है कि आपने कभी कथेटर नहीं डालना है जब भी यूरेथ्रल की इंजरी होगी। तो इसमें बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है, रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम, ठीक है, RUG बोलते हैं, ठीक है, रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम, ये इन्वेस्टिगेशन है इसकी, ठीक है। साइट ऑफ इंजरी पोस्टीरियर या एंटीरियर हो सकती है, ठीक है। इंजरी जो प्रोस्टेट आप लोगों का पड़ा है, ठीक है, प्रोस्टेट के साथ आप लोगों का क्या है, यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा की इंजरी या तो एंटीरियर होगी या पोस्टीरियर होगी। अगर पोस्टीरियरली होते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जाएगा, अगर एंटीरियरली इंजरी होती है तो बल्बर यूरेथ्रा जाएगा। ये एग्जाम में MCQs आती हैं, ठीक है। कहते हैं कि एंटीरियरली यूरेथ्रा डैमेज होगा तो कौन सा यूरेथ्रा जाएगा, मेम्ब्रेनस जाएगा। अगर एंटीरियरली है तो वो एंटीरियरली आप लोगों का बल्बर यूरेथ्रा जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हम, तो एंटीरियरली अगर इंजरी है तो कौन सा यूरेथ्रा जाएगा, बल्बर यूरेथ्रा जाएगा। तो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन कहाँ होंगे, आज ये MCQs घूम रही थी, ठीक है। तो आप लोगों को मैं हर उस तरीके से तैयार कर रहा हूँ एग्ज़ाम में जिस तरह के MCQs है, ये क्लिनिकल इमरजेंसीज जो केसेस हैं ये आप लोगों से आसानी से पिक हो जाए, ठीक है। तो देखिए, अगर बल्बर यूरेथ्रा डैमेज हो तो जो फ्लूइड है वो, ठीक है, यूरिन है, वो आप लोगों का सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस में जाएगा, फिर वहाँ से वो आप लोगों का स्क्रोटम में जाएगा। कोई एक ऑप्शन दे सकते हैं, या तो कहेंगे सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस है या स्क्रोटम है, जो भी उस वहाँ लगी हुई है ऑप्शन में MCQs, तो वो आप लोगों ने पिक करनी है, ठीक है। तो दोनों आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये फ्लूइड किस लिए एक्यूमुलेट हो रहा है, बल्बर यूरेथ्रा की इंजरी से। फिर इसके बाद आ जाता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, जो कि पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी है, तो उसमें यूरिन एक्यूमुलेट इन द रेट्रोप्यूबिक स्पेस। फिर रेट्रोप्यूबिक स्पेस है ये पेल्विस में जाता है, ठीक है। तो ये पेल्विस में एक्यूमुलेट होगा, जो अंटीरियरली है वो स्क्रोटम में, और ये पेल्विस में एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो फिर होगा डीप पेरिनियल हेमाटोमा होगा, ठीक है। डीप पेरिनियल हेमाटोमा करता है, ये कौन सा सुपरफिशियल है और ये क्या है, डीप कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कौन सा फ्लूइड कहाँ एक्यूमुलेट है और किसकी इंजरी से एक्यूमुलेट है। दो ही इंजरीज हैं, या एंटीरियरली या पोस्टीरियरली। एंटीरियरली स्क्रोटम, पोस्टीरियरली है तो वो पेल्विस, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो दिन को यही मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की MCQs थी, और फ्लूइड जो उसका एक्यूमुलेट तो पेल्विस में हो रहा था, ठीक है। और इसके बाद एक और MCQs थी, ब्लेडर रप्चर, जब भी ब्लेडर रप्चर होगा इंट्रापेरिटोनियल, ठीक है, तो यूरिन एक्यूमुलेट कहाँ होगा, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। अगर यूरिन का एक्यूमुलेशन है, RT की हिस्ट्री है, यूरिन एक्यूमुलेट हो रहा है या सर्जरी हुई है इंट्रापेरिटोनियल में, ठीक है, तो वो क्या है, ब्लेडर की इंजरी है। इसके बाद पहले फ्रैक्चर विद हेमाचूरिया, तो सस्पेक्टेड यूरेथ्रल इंजरी। पेशेंट है, पेल्विक फ्रैक्चर हो या RT के साथ आया है, तो उसके यूरेथ्रा से क्या है, ब्लड आ रहा है, तो वो क्या है, यूरेथ्रल इंजरी है, ठीक है। तो आप लोगों ने यूरेथ्रोग्राम करवानी है, कैथेटर पास नहीं करनी। और इसके अलावा जो आप लोगों ने उसकी मैनेजमेंट करनी है, सुप्राप्यूबिक कैथेटर डालनी है। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद 3 नेक के मैस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपस में मिक्स होते हैं और याद नहीं होते सही तरीके से, तो मैं आप लोगों को इजी और आसान तरीके से स्ट्रक्चर की मदद से ही पढ़ाऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले थैरोग्लोसल सिस्ट, ये देखा होगा, ठीक है। तो मिडलिन मैस मूविंग विद टंग, ठीक है, एंड स्वालविंग, ये दोनों तरीक़ों से ही आप लोगों को क्या मिलेगा, मूव करता नजर आएगा, थैरोग्लोसल सिस्ट होगा। पेशेंट को क्या है कि ये पानी का घूंट भरे या खाना खाए तो वो स्वेलो करते हुए क्या होगा, मूव करेगा मिड लाइन में जो मैस होगा। और अगर उसको कहें कि ज़बान बह निकाले, ठीक है, प्रोट्रूजन ऑफ टंग पर भी अगर वो मैस मूव कर रहा है तो थैरोग्लोसल सिस्ट है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और इसके बाद आ जाता है गोइटर, जो वो आप लोगों का जस्ट सॉल्विंग पर ही क्या होगा, मूव करेगा, वो प्रोट्रूजन ऑफ टंग पर मूव नहीं करेगा, वो गोइटर है, ठीक है। ये इसका पता चल गया। इसके बाद इसका काज क्या हो सकता है, थैरोग्लोसल जो सिस्ट है, परसिस्टेंट थैरोग्लोसल डक्ट, ये अगर ओब्लिटरेट नहीं होती तो सिस्ट बनता है। ये बर्थ से पहले पहले क्या हो जाती है, ओब्लिटरेट हो जाती है। और इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों ने क्या करना है, अल्ट्रासाउंड,
ठीक है। थैरोग्लोसल जो डक्ट सिस्ट है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, ना है कोई बियोप्सी है ना एफएनएसी है, ठीक है। तो कोशिश करनी है अल्ट्रासाउंड ही पिक करना है। इसके बाद सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन। सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन में क्या करते हैं, थैरोग्लोसल सिस्ट जो है इसको हम एक्साइज करते हैं, ठीक है, इसको निकाल देते हैं। तो इस ऑपरेशन का जो नेम है वो सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन है। जस्ट इसका नेम याद रखना, ये एग्ज़ाम में एक बार एमसीक्यूज आई थी, ठीक है। तो ये देखें, ये क्या है आप लोगों की मिड लाइन नेक है, ठीक। तो मिड लाइन के ऊपर जो मैस होगा या तो गोइटर का होगा या तो आप लोगों का थैरोग्लोसल सिस्ट का होगा, ठीक है। इसके बाद ब्रैंकियल क्लेफ्ट सिस्ट। ब्रैंकियल क्लेफ्ट सिस्ट में आप लोगों को यही याद रखें, लेटरल नेक स्वेलिंग होगी एंटीरियर टू स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, ये एंटीरियरली होगी और ये स्टेनोक्लेडोमास्टोइड की तरफ जाएगी, तो इसको ब्रैंकियल क्लेफ्ट सिस्ट कहते हैं, ठीक है। जो सेकंड ब्रैंकियल क्लेफ्ट होती है वो परसिस्टेंट होती है, ठीक है, ओब्लिटरेट ही नहीं होती, तो ये इसलिए ब्रैंकियल क्लेफ्ट सिस्ट बनता है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन दोनों कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन में मौजूद। इनिशियल तो आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड ही लगाना है, कोई भी स्वेलिंग हो कुछ भी हो और गोल्ड स्टैंड का पूछें, फिर आप लोगों ने जाके सीटी स्कैन को टेक करना है। इसके बाद सर्जिकल एक्सीजन करनी है, ठीक है, ट्रीटमेंट में सर्जिकल एक्सीजन। और आगे इसकी मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखें आप ऊपर, ये जो ऊपर है स्वेलिंग, ठीक है, ये आप लोगों का ब्रैंकियल क्लेफ्ट सिस्ट है, ये देख लें। ये जो आप लोगों का एंटीरियरली ये स्टेनोक्लेडोमास्टोइड की तरफ स्वेलिंग जा रही है, तो ये क्या है, ब्रैंकियल क्लेफ्ट सिस्ट, ठीक है। मिड में गोइटर या थैरोग्लोसल सिस्ट थी और ये क्या है, ब्रैंकियल क्लेफ्ट सिस्ट। इसके बाद सिस्टिक हैग्रोमा, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, ये भी कॉन्जेनिटल होता है और इसमें होता है क्या, सॉफ्ट सिस्टिक पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक इन इन्फेंट्स, बच्चों के अंदर पोस्टीरियरली, नेक के पोस्टीरियरली, ठीक है, जैसे ये पड़ा है मैस, ये नेक के पोस्टीरियरली ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है, इतना बड़ा मैस है। ये क्या है, ये लिम्फेटिक डिफेक्ट होता है, ठीक है, कॉन्जेनिटल लिम्फेटिक मेल फॉर्मेशन होती है, क्योंकि इसमें सारा जो फ्लूइड होता है लिम्फ का वो सारा एक्यूमुलेट हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें हम इनिशियल क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड और फिर हम एमआरआई करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम ब्रैंकियल क्लेफ्ट में क्या कर रहे थे, सीटी कर रहे थे और हम सिस्टिक हैग्रोमा में एमआरआई कर रहे हैं, इसका कोई डिफरेंस बता सकता है कि सीटी स्कैन कब करते हैं और एमआरआई कब करते हैं। ये एक रट्टे वाली बात है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोगों को एमसीक्यूज ऐसी आ जाए जहाँ पता ना चल रहा हो कि एमआरआई करनी या सीटी स्कैन करना है, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने हार्ड चीज़ देखनी है, ठीक है, हार्ड चीज़, ठीक है, कोई सख्त चीज़ देखनी हो हार्ड, ठीक है, तो वो आप लोगों ने करवाना है सिटी, ठीक है, सिटी स्कैन। अगर आप लोगों ने सॉफ्ट चीज़ देखनी है, ठीक है, सॉफ्ट चीज़, तो उसके लिए आप लोग करवाएंगे एमआरआई, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज़ हों जहाँ पर, ठीक है, सॉफ्ट मैस हो, सॉफ्ट टिश्यूज, सॉफ्ट जो भी चीज़ हो बॉडी की, अगर वहाँ पर अगर कोई इंडिकेशन बनती है तो एमआरआई की है। अगर हार्ड चीज़ देखनी है, कोई ट्यूमर वगैरह हो गया, ठीक है, कोई स्कल वगैरह या ब्रेन की कोई भी चीज़, तो हम क्या करते हैं, सिटी स्कैन करवाते हैं, ठीक है। ये एक हाल मार्क है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और जो सिस्टिक हैग्रोमा है, इसकी ट्रीटमेंट में इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, जो स्क्लेरोथेरेपी होती है, इसमें एक इंजेक्शन होता है, वो हम यहाँ पर इसके मिड में बेस में लगा देते हैं, वहाँ पर इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है, इन्फ्लामेशन होकर ये जो एबनॉर्मल लिम्फेटिक मेल फॉर्मेशन ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और अगर इससे भी ठीक नहीं, सर्जिकल एक्सीजन करते हैं, इसको हम सर्जरी के जरिए निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद नीचे आ जाएं, सॉफ्ट टिश्यू इमरजेंसीज़ हैं। सॉफ्ट टिश्यूज़ की कुछ डिजीज़ हैं जिसमें नेक्रोटाइजिंग फेशिटिस है या गैस गैंग्रीन है, ये दोनों एग्जाम में एमसीक्यूज आई हुई हैं और बार बार आती हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ना है। ये आप लोगों के वो हाई यील्ड पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आने हैं, ठीक है। बाकी सारी सर्जरी छोड़ दें जो पीछे पड़ी हुई है, लेकिन ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना 2 दिन से, ये आप लोगों ने करके जानी है। इसके बाद इसमें नेक्रोटाइजिंग फेशिटिस में होता क्या है, सीवियर पेन होता है, क्रेपेटस होता है, ठीक है। क्रेपेटस जो होता है आप लोगों का क्रैकिंग साउंड होता है, ठीक है, क्रैकिंग साउंड होता है। इसके बाद ग्रे स्किन होगी, ठीक है, इमीडिएट डिब्राइडमेंट और आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। कोई पेशेंट है, कहेंगे वाउंड के साथ है और सीवियर पेन है, उस जगह पर क्रेपेटस है और ग्रे स्किन है, तो वो क्या है, नेक्रोटाइजिंग फेशिटिस है, ठीक है। तो इमीडिएट आप लोगों ने डिब्राइडमेंट करनी है और आईवी एंटीबायोटिक्स शुरू करने हैं। फिर गैस गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन का पूछते हैं कि कौन सा एजेंट होता है जो कि गैस गैंग्रीन करवा सकता है, तो वो क्लास्ट्रीडियम परफ्रेंजीज है, ठीक है।
और फॉल स्मेल होती है इसकी। और इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले डिब्राइडमेंट और साथ में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स देनी है अच्छे से, और साथ में ऑक्सीजन की सप्लीमेंट ज़रूर देनी है, ठीक है, ऑक्सीजन इनहलेशन देना है, ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया ज़्यादा जो ये एनारोबिक वो होता है, एनारोबिक होता है, तो हम ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्सीजन में ये सर्वाइव नहीं करता, ठीक है, तो ये किल हो जाता है। इसके बाद आगे देखें, ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज देखी होगी, केलोइड और हेपेट्रोफिक सकार, ये भी आपस में मिक्स होते हैं। इनका अगर केस आ जाए तो हमें पता नहीं चलता कि ये कौन सा केस है, ठीक है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना, थोड़ा सा इजी पढ़ाते हैं। तो देखें केलोइड, केलोइड में क्या होता है, एक्सेस कोलेजन बियॉन्ड द वाउंड, ठीक है, एक छोटा सा कट लगा था, ठीक है, तो वहाँ पर जो कोलेजन ऐसे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, उस जख्म से भी ज़्यादा बढ़े, तो वो क्या है, वो है आप लोगों का केलोइड। जैसे ये देखें, जख्म छोटा सा था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, ये क्या है, केलोइड है। अगर जख्म लगा है उसी जगह पर ही इस तरह की हाइपरट्रॉफी हुई है, टिश्यूज़ थोड़े से बड़े हैं, तो वो हाइपरट्रॉफिक सुकार है, ठीक है। अगर जख्म से बढ़ रहा है, वोंड से बढ़ रहा है, टिश्यूज़ वगैरह जो एरिया है, तो वो केलोइड है, अगर नहीं बढ़ा तो वो हाइपरट्रॉफिक सुकार है। तो इसमें टाइप 3 कोलेजन्स इन्वॉल्व होते हैं मोस्टली, सम टाइम ये होता है कि कोलेजन 1 भी आ सकता है। और इसके अलावा कॉमन ऑन डार्क स्किन, जो डार्क एरिया होते हैं, ठीक है, वहाँ पर लीजन होते हैं, वहाँ पर ये केलोइड कॉमन होता है। इसकी ट्रीटमेंट में आप लोग स्टेरॉइड्स देने हैं, ठीक है, ट्रेमसिनोलोन ये एक कॉमन है, केलोइड में इस्तेमाल होता है, ये ड्रग्स आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद आ जाए एक्सेस स्कार विद इन वाउंड, अगर वाउंड के ऊपर ही स्कार बने हुए हैं तो वो क्या है, हेपेट्रोफिक स्कार है, ठीक है, टाइप 3 कोलेजन होता है इसके अंदर भी। और कॉमन आफ्टर पोस्ट बर्न या टेंशन, टेंशन या पोस्ट बर्न के बाद ये कॉमन होता है। टेंशन ये होती है कि कोई स्टिच पड़ा है ना स्किन के ऊपर, जैसे स्क्रैच हुआ है, उसको ये टेंशन बोलते हैं, ठीक है, या पोस्ट बर्न, बर्न हुआ, बर्न के बाद ये हो सकता है कॉमन। ये दोनों अगर आ जाए एग्ज़ाम में देंगे तो केस देंगे, कहेंगे कि एक पेशेंट है, उसको लीजन हुआ था, लीजन से के ऊपर ही वो स्कार बना, और स्कार क्या है, ज़ख्म से ज़्यादा बड़ा हो गया, तो वो किलोइड है। अगर कहेंगे लीजन था, लीजन के ऊपर ही स्कार बना है, तो वो हाइपरट्रॉफिक स्कार है, ठीक है। एमसीक्यूज देंगे तो केस देंगे और कुछ भी नहीं। इसके बाद आ जाए गैंग्लियन सिस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गैंग्लियन सिस्ट आप लोग ने याद रखना है, ठीक है। तो देखें सबसे पहले गैंग्लियन सिस्ट में क्या करें, सिस्ट नियर जॉइंट, ठीक है, कौन सा जॉइंट, जो आप लोगों का रिस्ट जॉइंट है, ये यहाँ पर कॉमन है गैंग्लियन सिस्ट। इसके बाद म्यूसिन फील्ड होता है, ये फ्लक्चुएंट होता है, ट्रांसल्यूमिनेट होता है और नॉन टेंडर होता है, ट्रांसल्यूमिनेट होता है और नॉन टेंडर होता है। इसके बाद हम ट्रीटमेंट में एस्पिरेशन या एक्सीजन करते हैं, ठीक है, इसको हम निकालते हैं। ये देखा होगा आप लोगों ने, अगर कह दें कि पेशेंट है, पेशेंट के रिस्ट जॉइंट के ऊपर, ठीक है, ट्रांसल्यूमिनेट नॉन टेंडर फ्लक्चुएंट मैस है, ठीक है, स्लिप साइन नेगेटिव है, तो हमने क्या लगाना है फिर, गैंग्लियन सिस्ट, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट एस्पिरेशन या ऑक्सीजन है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर आ जाता है लेपोमा, ये लास्ट वाले एनआर में एमसीक्यूज आई थी, उससे पहले जब भी आई थी, जब हमने दिया था तब भी ये एमसीक्यूज आई थी इसके ऊपर। तो लेपोमा में आप लोगों ने ये याद रखना है, बिनाइन फैट ट्यूमर होता है, ठीक है, सॉफ्ट और मोबाइल होता है, पेनलेस होता है, ज़्यादातर ये नेक और बैक के ऊपर होता है, ठीक है, ये नॉन ट्रांसल्यूमिनेट होता है। ट्रांसल्यूमिनेट वो चीज़ होगी जिससे ये लाइट पास होगी, वो कौन सी चीज़ जिसमें फ्लूइड होगा, फ्लूइड से लाइट पास होती है, ठीक है, तो ये फ्लूइड नहीं है, क्योंकि इसमें बिनाइन फैट ट्यूमर होता है, ठीक है, तो वो ट्रांसल्यूमिनेट नहीं करता। जो गैंग्लियनिक सिस्ट है ये ट्रांसल्यूमिनेट करता है, ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, और ये मोबाइल होता है, ठीक है। लिपोमा क्या है, मोबाइल होता है, इसमें क्या होता है, स्लिप साइन पॉजिटिव होता है। ये एग्जाम में लास्ट टाइम एमसीक्यूज आई थी, एक केस बना हुआ था ऐसे कि हार्ट स्वेलिंग के पेशेंट के हैंड के ऊपर, और वहाँ उसका जो स्लिप साइन है वो पॉजिटिव है, ठीक है, स्लिप साइन, स्लिप साइन जो है वो पॉजिटिव है, ये याद रखना है आप लोगों ने। स्लिप साइन किस में पॉजिटिव है, ये लेपोमा में। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल एक्सीजन है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे करते हैं, ये देख लें बर्न्स, कोई भी पेशेंट बर्न्स का आ जाता है आप लोगों के पास, तो उसमें हम क्या करते हैं, फ्लूइड एक्यूमुलेट वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फ्लूइड को कैलकुलेट करने के लिए पार्क लैंड फार्मूला याद रखेंगे आप लोग, तो उसमें 4 ml, ठीक है,
4 ml लेंगे और साथ में की वेट इन केजी लेंगे और टोटल बर्न सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है। जो भी आएगा उसको हमने 24 घंटों में देना है, ठीक है, 24 आवर्स में। फॉर एग्जांपल हमने बर्न का सरफेस एरिया 30 मिला है और पेशेंट का वेट है 65 kg, ठीक है। तो 65 kg का और ये सरफेस एरिया बर्न का हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे पार्कलैंड फार्मूला। तो अगर हम फर्ज का लेते हैं ये 2000 आया है, 2000 ml, तो हमने 1000 को क्या करना है, पहले 8 घंटे में देना है, ठीक है, पहले 8 घंटे में, ठीक है। जो दूसरा है, जो दूसरा 1000 ml है, उसको हमने अगले 16 घंटों में देना है, ठीक है, 16 घंटों में, ठीक है। पहला हाफ जो है वो 8 घंटों में, दूसरा जो हाफ है वो 16 घंटों में देना है, ठीक है। टोटल 24 घंटे हो जाएंगे। ये पार्कलैंड फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें रूल ऑफ 9 याद रखेंगे, ठीक है। बर्न का अगर सरफेस एरिया अगर आप लोगों ने मालूम करना है तो आप लोगों ने रूल ऑफ 9 याद रखना है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में आएगा और यहाँ से एक MCQ ज़रूर आएगी, ठीक है। रूल ऑफ 9 एस्टिमेट बर्न एरिया, ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो सरफेस एरिया बर्न करते हैं, इसमें कौन सा एरिया कितने नंबर का है वो देखें। चिल्ड्रन और अडल्ट में सेम है, इन्फेंट के अंदर क्या है, चेंज है। तो देखें सरफेस एरिया बर्न, तो जो अडल्ट होते हैं या चिल्ड्रन है, ठीक है, तो उनमें तो सेम रहेगा। जो इन्फेंट होते हैं, ठीक है, ये 1 ईयर के बच्चे, ठीक है, 1 ईयर के बच्चे जो होते हैं इन्फेंट होते हैं, ठीक है। इससे ऊपर फिर वो चिल्ड्रन में आ जाएंगे, चिल्ड्रन और अडल्ट में फिर सेम रखेंगे याद। तो नेक और हेड का एक ही आप लोगों ने याद रखना 9 होता है, ठीक है, 4.5 और 4.5, हेड का 4.5, नेक का 4.5, टोटल 9%, ठीक है। ये लास्ट टाइम MCQs आई हुई थी तो उन्होंने हेड और नेक को सेपरेट कामा लगा के दिया हुआ था, लेकिन बच्चे भूल गए थे, नहीं नहीं 2 लगा दिए, ठीक है, लेकिन दोनों को मिला के एक ही 9 बनता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद दोनों लेम्ब का 9 है दोनों साइड का। और इसके बाद जो आप लोगों का चेस्ट है या एब्डोमेन है, दोनों के 9 है, ठीक है, अंटीरियरली भी पोस्टीरियरली भी, ठीक है। इसके 9 अंटीरियरली होंगे, ठीक है, 9 पोस्टीरियरली चेस्ट के। और इसके बाद एब्डोमेन के 9 अंटीरियरली और 9 पोस्टीरियरली, ठीक है। तो टोटल कितने बनेंगे, 36 हो जाएंगे, ठीक है। 18 चेस्ट के हैं, 18 एब्डोमेन के हैं, तो ये 36 हो जाएंगे। फिर पेरिनियम का 1% है, ठीक है, पेरिनियम का याद रखना है आप लोग, 1% है, ठीक है। इसके बाद लेग जो हैं, ठीक है, लेग के 9 अंटीरियर है, 9 पोस्टीरियर, ठीक है, तो ये 18 हो जाएंगे, ठीक है। लेग के टोटल कितने, 18, 9 अंटीरियर 9 पोस्टीरियर, ठीक है। अगर चिल्ड्रन तो ये सेम रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं इन्फेंट के ऊपर, उसका थोड़ा सा चेंज है, अडल्ट और चिल्ड्रन में ये सेम रहेगा। तो देख लें, हेड का और नेक का अलग अलग है। यहाँ पर बच्चे के हेड में हम क्या करेंगे, 9 लेंगे और नेक में भी 9 लेंगे, ठीक है, ये टोटल 18% आएगा। और लिम्ब के 9 रहेंगे और दोनों साइड में। फिर एब्डामन चेस्ट के 36 आएगा, वही अंटीरियरली चेस्ट है 9, पोस्टीरियरली चेस्ट 9, अंटीरियर एब्डामन है, पोस्टीरियर एब्डामन, तो 9 ठीक है, सेम रहेगा। और जो लेग्स हैं, ठीक है, तो लेग्स इन्फेंट के अंदर हम 7% 7% अंटीरियरली, 7% पोस्टीरियरली, ठीक है, तो 7% लेंगे, ठीक है, अंटीरियर भी पोस्टीरियर भी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ये इन्फेंट हो गया। बाकी पेरिनियम वो भी 1 रहेगी बच्चों में भी, इन्फेंट में भी। जहाँ तक क्लियर हो गया, ये सरफेस एरिया बर्न, ये याद रखें। GCS से एक MCQs, इससे एक MCQs, जो भी टॉपिक पढ़ाएं सब में से एक MCQ ज़रूर आनी है, ठीक है। तो मुझे यही लगता है कि आप लोगों को 25 से 30 MCQs इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ही आती हैं, क्योंकि क्लिनिकल बेस है। जितनी NRE हो चुकी है, जितनी मैंने देखे, सारे MCQ इस तरह के हैं। कोई वो दूसरी सर्जरी नहीं देते, जैसे कि वो सर्जरी आप लोगों ने एब्डोमेन की पढ़ी है, थॉयराइड की है, अपेंडिसाइटिस है, पनक्रियाज है, ये वो वाली चीज़ें इतनी नहीं देते, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इस तरह की चीज़ें ज़्यादा याद रखनी है। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक जो कि कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा, इसमें फ्लूइड को याद नहीं रखा जाता कि कौन सा फ्लूइड कब देना है और किस कंडीशन में देना है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं मैं आसान पढ़ाऊँ आप लोगों को। तो देखें, होल ब्लड कब लगाते हैं, ठीक है, इसके कुछ इंडिकेशंस हैं, ठीक है। ब्लड एंड कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें कुछ इंडिकेशंस भी हैं उसके यूज़ के। होल ब्लड कब देंगे हम, मेजर हेमरेज हो या MCV लो हो, HB 8 से कम हो, ठीक है, HB लेस देन 8 हो, तब हम जाके ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, ठीक है। ये भी एक इंडिकेशन है,
ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हम कब ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, जब HB 8 से कम होगी, ठीक है। और एक ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से हमें कितनी ब्लड मिलेगा, ठीक है, 1.5 मिलीग्राम HB रेज्ड मिलती है, ठीक है, 1.5, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। और इसके बाद हेमासिल, ठीक है, हेमासिल जो है आप लोगों ने ये याद रखना है, ये कोलेड फ्लूइड है, कोलोइड। एक कोलोइड होता है, एक क्रिस्टलोइड होता है, वो भी सुना होगा क्रिस्टलोइड। क्रिस्टलोइड जो होता है वो आप लोगों का क्या होता है, NS होती है, रिंगर लैक्टेट होता है, ठीक है, डेक्सट्रोज वाटर होता है, ठीक है, ये आप लोगों का क्रिस्टलोइड होता है। जो कोलेड होता है वो एक ही हेमासिल है, ठीक है। और इसके साथ क्या आते हैं, अल्ब्यूमिन भी आता है। और प्लाज्मा एक्सपेंडर होता है, ठीक है, ये हेमासिल प्लाज्मा एक्सपेंडर। इफ़ क्रिस्टलोइड्स फेल, अगर क्रिस्टल फेल हो गए हैं, रेंगल लैक्टेट दिया आप लोगों ने, नॉर्मल सलाइन दिया, वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उससे, तो फिर आप लोगों ने अगला जो फ्लूइड देना है तो वो हेमासिल देंगे। फिर इसके बाद FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। FFP कब देने हैं आप लोगों ने, क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंसी हो, ठीक है, तो उसमें DIC हो सकता है, FFP देंगे। हेमोफीलिया बी में FFP देंगे। लिवर डिजीज़ है तो उसमें हम FFP देंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशिएंसी, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर जो विटामिन K है वो नहीं होता, ठीक है, तो पेशेंट ब्लीड करता है। तो FFP के ये इंडिकेशंस हैं। और हेमोफीलिया जो ए होता है ना, हेमोफीलिया ए, तो उसमें हम ये FFP क्यों नहीं देते, क्योंकि उसके अंदर होता है क्लॉटिंग फैक्टर 8 का डिफेक्ट, ठीक है। जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है वो FFP नहीं में नहीं होता, जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 होता है वो हेमोफीलिया बी करवा, वो FFP में होता है। तो इसलिए हम FFP हेमोफीलिया बी में देंगे, और हेमोफीलिया ए में हम क्या दे देंगे, क्रियोप्रेसिपिटेट, तो उसके अंदर ये क्लॉटिंग फैक्टर 8 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट, हमने एक जब पेपर दिया था तो उसमें MCQs आई हुई थी, पेशेंट है एंटी प्लेटलेट्स ले रहा है, कौन सा, क्लोपिडोग्रेल, ठीक है, तो उसमें फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या देंगे आप लोग, ठीक है। और पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी चल रहा है, तो उसमें नॉर्मल से नहीं देंगे, रिंगलेक्टेड या हेमासिल या होल ब्लड लगाएंगे। पेशेंट क्लोपिडोग्रेल ले रहा है और एक्टिव ब्लीड कर रहा है और साथ में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो क्या लगाएंगे, प्लेटलेट कंसनट्रेट, ठीक है, ये MCQ याद रखना। इसके बाद नीचे और फ्लूइड है। BP लो है, अगर पेशेंट आप लोगों को इमरजेंसी में रिसीव है, उसका BP लो है, तो फिर आप लोगों ने नॉर्मल सलाइन लगानी है, ठीक है। BP हाई है, अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ गई फ्लूइड लगाना है पेशेंट को, फिर रिंगर लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का कोई भी पेशेंट है तो आप लोगों ने रिंगर लैक्टेट लगानी है, ठीक है। इसके बाद डायरिया में रिंगर लैक्टेट देंगे। डायरिया में क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ठीक है, नॉर्मल एन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और वोमिटिंग में क्या होता है, नॉर्मल से नहीं लगाएंगे। वोमिटिंग में क्या होता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है, ये याद रखना है। इसके बाद डायरिया प्लस वोमिटिंग दोनों हैं तो फिर आप लोगों ने रिंगर लगानी है। अगर हेड इंजरी है, डायबिटिक है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, नॉर्मल सलाइन लगानी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हेड इंजरी हो, डायबिटिक पेशेंट हो, अगर फ्लूइड ऑफ चॉइस पूछे तो नॉर्मल सलाइन। ये सारे आप लोगों के MCQs के पॉइंट्स हैं, ठीक है, MCQs इनके ऊपर आती है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर्स हैं कुछ, वो देख लें। AFP अल्फा फेटोप्रोटीन हेपेटोसेलुलर सेल कार्सिनोमा रेज्ड मिलता है, ठीक है, याक्सक ट्यूमर में रेज्ड मिलता है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्फा फेटोप्रोटीन कम मिल रहा है तो क्या सोच सकते हैं आप लोग, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसके बाद CEA कोर एम्ब्रियोनिक एंटीजन, जो कि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में आप लोगों को रेज्ड मिलती है, ठीक है। CEA कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में आप लोगों को रेज्ड मिलेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, समझ आ रही है आप लोगों को, थोड़ा सा रहता है, आखिरी पेज ही है तो, लेकिन इस आखिरी पेज में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखें CA99 किस में ये रेज मिलता है, ट्यूमर मार्कर पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा हो, ठीक है, पेनक्रियाटिक हेड कार्सिनोमा हो और क्लेंजियो कार्सिनोमा है। तो इन कंडीशंस में ट्यूमर मार्कर अगर पूछें तो आप लोग CA99, CA125 किस में रेज मिला, ओवेरियन एपिथेलियल कैंसर में, ये एग्जाम में लास्ट टाइम आया था, ठीक है। इसके बाद HCG किस में होता है, कोरियो कार्सिनोमा में रेज्ड मिलता है। टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर में ये रेज्ड मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को LDH रेज्ड मिला टेस्टिकुलर जर्म सेल,
जो टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर है इसमें 2 मार्कर आप लोगों को याद रखें, एक बीटा HCG, ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को LDH, ये दोनों रेज्ड मिलेंगे, ठीक है, ये जर्म सेल ट्यूमर में। इसके बाद आप लोगों ने ये याद रखना है कि इनहिबिन किस में रेज्ड मिलेगा, ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर में, ठीक है। अगर ओवेरी का ट्यूमर है ग्रेनुलोसा सेल तो उसमें इनहिबिन जो होगी वो रेज्ड मिलेगी, ठीक है। और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का एंटीजन जो होता है वो सर्वाइकल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में होता है, ठीक है। और सर्वाइकल कार्सिनोमा में का मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, HPV है, ठीक है। इसके बाद क्रोमोग्रेनिन A या स्नेप्टोफेजिन ये किस में रेज्ड मिलेगी आपको, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स में, ठीक है। और CAA वही दोबारा आ गया है, कोरियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, जो कि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में रेज्ड मिलती है, ठीक है। ये ट्यूमर मार्क्स आप लोगों ने सारे याद रखने हैं, ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है, बार बार जब करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाएंगी, यहाँ से MCQ ज़रूर बनेगी। इसके बाद सर्जरी, और एक चीज़ आप लोगों ने याद रखना है, प्लेटलेट्स की हाफ लाइफ कितनी है, 7 से 10 दिन, ठीक है, 7 to 10 डेज, ये भी एग्जाम में कभी कभार MCQ, 7 to 10 डेज जो है, ठीक है, ये प्लेटलेट्स की हाफ लाइफ है, ठीक है। और RBCs की जो हाफ लाइफ है वो कितनी है, वो 120 डेज है, ठीक है। अगर पेशेंट सिकल सेल एनीमिया का है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट, तो उसमें RBCs की जो लाइफ है वो सिर्फ 20 डेज है, सिर्फ 20 डेज, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अगर WBC की हाफ लाइफ पूछें तो फिर आप लोगों ने बताना है ये ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज का होता है। इसके बाद स्ट्रक्चर देखें, रिमूवल डे देखें, इनके कौन सी स्ट्रक्चर है जब हम स्टिच करते हैं तो वो कब रिमूव करते हैं स्टिच, तो आप लोगों ने याद रखना है कि फेस के ऊपर अगर आप लोगों ने स्टिच किया है तो वो 3 to 5 डेज़ के अंदर आप रिमूव करेंगे, ये एग्जाम में हम MCQs देते हैं, ठीक है। स्काल्प के ऊपर अगर कोई स्टिच हैं तो 7 to 10 डेज़ में हम रिमूव करेंगे। और इसके बाद अगर नेक पर हैं 7 to 10 डेज़ में हम रिमूव करेंगे, एंटीरियर चेस्ट हो या एब्डोमिनोस तो 7 to 10 डेज़। बैक पर, अगर बैक पर आप लोगों के स्टिच हैं तो वो 10 से 14 दिन के अंदर हम रिमूव करेंगे। आर्म्स और लेग्स के ऊपर 7 to 10 डेज़ में रिमूव करेंगे। जॉइंट्स हैं, हैंड्स हैं, फीट, ये 10 से 14 डेज़ में रिमूव करेंगे। और प्रेनियम 7 से 10 डेज़ के अंदर हम रिमूव करेंगे। ये टेबल आप लोगों ने याद करनी है, ये ना हो कि ऊपर से गुजार दें, ठीक है, याद करना है आप लोगों ने। फिर एग्जाम में एक और MCQs आती है, कौन से सूचर्स होते हैं एब्जॉर्बल, कौन से नॉन एब्जॉर्बेबल। उसमें ये कहते हैं कि 3 नॉन एब्जॉर्बेबल दे देते हैं और बीच में पूछते हैं कौन सा एब्जॉर्बेबल है, ठीक है। तो ये इस तरह याद रखें, विक्राइल हो गया, पोलडियाक्सोनोन हो गया, कैटगट हो गया, ये एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं, ठीक है। सिल्क, नेलोन, अप्रोलिन ये नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर हैं, ठीक है। तो 3 दे देंगे कोई एक, और उसमें ऐड कर देंगे एब्जॉर्बेबल कौन सा या नॉन एब्जॉर्बेबल कौन सा है, ठीक है। तो ये नेम आप लोगों ने याद रखने हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद आ जाते हैं कुछ और चीज़ों के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉक, ये आप लोगों ने पढ़े भी हुए हैं, USMLE बुक में इससे ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाऊँगा और 1-2 पॉइंट बताऊँगा, तो वो शॉक जो होंगे आप लोगों को याद रहेंगे, वरना इतनी चीज़ें याद नहीं रहती, ठीक है। टू द पॉइंट वो चीज़ें वो याद रहेंगी। तो सबसे पहले देखिए हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्लड या फ्लूइड लॉस होगा, कोई भी हेमरेज होगा, फ्लूइड लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगी, तो उसमें हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, ठीक है। तो किन कंडीशन में हो सकता है, ट्रामा हो सकता है, बर्न्स हो सकता है, वोमिटिंग या डायरिया, ठीक है। ये सारे हाइपोवोलेमिक शॉक करवाते हैं, ये काजेज हैं। पहले हिस्ट्री ज़रूर होगी, पेशेंट है डायरिया का है या वोमिटिंग है या बर्न्स का या ट्रामा का या फ्रैक्चर हुआ है, तो उसके बाद पेशेंट का BP लो हो गया, ठीक है। तो आप लोग क्या समझेंगे, ये हाइपोवोलेमिक शॉक है। इसके बाद देखें IV फ्लूइड्स देंगे ट्रीटमेंट में, रिंगर लैक्टेट देंगे इफ़ परसिस्टेंट देन नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। हाइपोवोलेमिक शॉक में हम क्या देंगे, सबसे पहले फ्लूइड्स देंगे, IV फ्लूइड्स, और अगर नहीं वो रिस्पॉन्स मिला फिर आप लोगों ने नॉरएड्रेनालिन देना है। नॉरएड्रेनालिन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है, पेरिफेरी में अगर फ्लूइड पड़ा है, फ्लूइड आप लोगों ने लगाया, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं किया, BP नहीं उठा, तो फिर आप नॉरएड्रेनालिन जब देंगे, जो पेरिफेरी में ब्लड पड़ा है, ठीक है, फ्लूइड पड़ा है, वो सारा का सारा क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से सारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखें कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है, इसमें पंप फेलियर होता है, ठीक है, पंप फेलियर, ठीक है, पंप फेलियर, MI या मायोकार्डाइटिस अरिथमिया हो सकता है, ठीक है। MI है, मायोकार्डाइटिस है या अरिथमिया, ये कंडीशंस क्या करवाएंगी, हार्ट फेल करवाएंगी, तो इसमें जो शॉक होगा वो कार्डियोजेनिक शॉक होगा, ठीक है। तो हम क्या देंगे,
डोपामिन या डोब्यूटामिन, ये ड्रग ऑफ चॉइस हैं, ठीक है, एनोट्रोप्स टू इम्प्रूव कंट्रैक्टिलिटी। इसके बाद आ जाए ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ये अलग है, कार्डिक टेम्पोनेड में या टेंशन न्यूमोथोरैक्स में आता है, ठीक है। ये कौन सा होगा? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ये याद रखना है। कार्डिक टेम्पोनेड में कार्डियोजेनिक शॉक नहीं होता, ये क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है, ठीक है। और इसके अलावा टेंशन न्यूमोथोरैक्स में भी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो, क्योंकि हार्ट सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं होता, इर्द गिर्द फ्लूइड आ जाता है, एयर आ जाती है। इसके बाद पेरिकार्डियोसेंटिस, अगर कार्डिक टेम्पोनेड है। अगर टेंशन न्यूमोथोरैक्स नीडल डिकम्प्रेशन करेंगे और साथ में थ्रोम्बोलिसिस करेंगे, ठीक है। थ्रोम्बोस को ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या दे सकते हैं? वो स्ट्रिप्टोकिनेज, ठीक है, अल्टीबिलियस। इसके बाद आ जाते हैं सेप्टिक शॉक, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले ही इन्फेक्शन की हिस्ट्री ज़रूर होगी पेशेंट में। इन्फेक्शन विद फीवर प्लस क्या होगा? वेजोडिलेशन होगी, कैपिलरी लीक होगी, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, कौन कौन सा ऐसा शॉक है जो कि वेजोडिलेशन करवाता है, वो आप लोगों का सेप्टिक शॉक है। ट्रीटमेंट में नॉर एड्रेनालिन देंगे, ठीक है, वेजोकंस्ट्रिक्टर देंगे और साथ में भी फ्लूइड्स देंगे, ठीक है। सेप्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस नॉर एड्रेनालिन है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने ऐड करनी है एंटीबायोटिक्स, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आ जाएंगे कोर्टिसोल डिफिशिएंसी लीड टू हाइपोटेंशन। आप लोगों को पता है एडिसन डिजीज जो है वहद डिजीज़ है जिसमें आप लोगों को लो बीपी मिलता है, ठीक है। बीपी लो होगा एडिसन डिजीज़ में, बाकी सारी इंडोक्राइन की जो भी डिजीज़ है सब में बीपी हाई मिलता है। तो इसमें क्या होता है? क्योंकि कोर्टिसोल की डिफिशिएंसी होती है। जब कोर्टिसोल की डिफिशिएंसी होगी, पेशेंट हाइपोटेंशन में जाएगा, तो हम क्या देंगे? अम्बिजिएट हम देंगे, हाइड्रोकोर्टिसोन, ये भी एमसीक्यू एग्जाम में आई है, ठीक है। मैंने परसों पीपीएस का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें ये एमसीक्यूज आई हुई थी। इसके बाद देखें बार्न्स का शॉक, प्लाज्मा लॉस ड्यू टू बार्न्स, ठीक है। इसमें ये होता है बार्न्स का जो भी पेशेंट होगा उसमें क्या होगा? प्लाज्मा का लॉस होता है, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने। और इसमें जो फ्लूइड देंगे वो क्या देंगे? रिंगर लैक्टेट, पार्कलैंड फार्मूला, ठीक है। बार्न्स के मुताबिक उसका सरफेस एरिया जो बार्न का होगा वो कैलकुलेट करें, पार्कलैंड फार्मूला के मुताबिक ही हम फ्लूइड देंगे उसको। पहला हाफ 8 घंटे में, अगला हाफ 16 घंटों में। इसके बाद हेमरेजिक शॉक, ब्लड लॉस मोर देन 20%, ठीक है। और इसमें ट्रीटमेंट में क्रिस्टलोइड्स, जी। ये जो सेप्टिक शॉक है इसमें फ्लूइड कौन सा देना है? रिंगर? इसमें आप लोगों ने दे सकते हैं, जो भी आपको ज़रूरत है वो दे सकते हैं, क्योंकि रिंगा ना दें, क्योंकि बीपी हमने ज़्यादा करना है, तो बीपी ज़्यादा करने के लिए हम देते हैं नॉर्मल सलाइन। और सेप्टिक शॉक की ड्रग जो चॉइस है वो क्या है आप लोगों की? नॉर एड्रेनालिन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप लोगों ने ड्रग ऑफ चॉइस याद रखें, ज़्यादातर एग्जाम में ड्रग ऑफ चॉइस पूछते हैं। हेमरेजिक शॉक देखें, हेमरेजिक शॉक वही सेम जो आप लोगों का वो है हाइपोलेमिक शॉक की तरह ही है। इसमें ये होता है ब्लड लॉस जो होगा मोर देन 20% होगा, ठीक है। और इसमें क्रिस्टलोइड्स फ्लूइड देंगे, ठीक है। अगर उससे रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें। क्रिस्टलोइड फ्लूइड जो आप लोग रिंगर और नॉर्मल सलाइन है वो देंगे, ठीक है, हेमरेजिक शॉक। तो इसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे अगर वो रिस्पॉन्स नहीं मिला उसे। फिर एनाफ्लेक्टिक शॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनाफ्लेक्टिक शॉक में ये होगा कोई ना कोई ड्रग की हिस्ट्री होगी, ठीक है, या कोई इंजेक्शन लगाते हैं, या स्नेक बाइट है, ठीक है, या बी स्टिंग है, तो उससे क्या होगा? एनाफ्लेक्टिक शॉक होगा। आईजी मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, ठीक है। और वेजोडिलेशन होगी, ब्रोंकोस्पैज्म होता है, ठीक है। ये ब्रोंकोस्पैज्म करता है, आईजी जब भी रेज्ड होगा ब्रोंकोस्पैज्म होगा। तो ड्रग ऑफ चॉइस एड्रेनालिन है, ठीक है। इसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। आईएम इंजेक्शन देते हैं 0.3 से लेकर 0.5 mg में होता है, ठीक है। 0.5 mg ही ज़्यादातर लगाता है आईएम इमरजेंसी में, ठीक है। तो एनाफ्लेक्टिक शॉक में एड्रेनालिन, सेप्टिक शॉक में नॉर एड्रेनालिन, और कार्डियोजेनिक डोपामिन डोब्यूटामिन, हाइपोवोलेमिक शॉक में आप फ्लूइड्स देंगे, ठीक है। इसके बाद एक और भी है आगे, न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक भी है, तो इसको देख लें थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे हैं, तो इसमें देखें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ठीक है, लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन। तो पेशेंट में हम क्या देंगे? आईवी फ्लेयर्स देंगे, ठीक है, वेजोप्रेसर देंगे, नॉर एड्रेनालिन या फिनेलिफ्राइन, ठीक है। ये भी याद रखना है, ठीक है। न्यूरोजेनिक शॉक में या सेप्टिक शॉक में नॉर एड्रेनालिन देंगे, बाकी फ्लेयर्स आईवी सब में चलेगा, ठीक है। इसमें ये याद रखना है न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगी, जो भी शॉक होगा वो शॉक के रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ होगी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है,
देखें। फिर उसके बाद सिंपैथेटिक टोन पेशेंट की जाएगी, ठीक है। उस अगर कोई बड़ी इन्वॉल्वमेंट है तो पेशेंट का लिम्फ वगैरह पैरालाइज हो सकते हैं या यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, ठीक है। पेल्विक इन्वॉल्वमेंट होगी तो, ठीक है। तो आईवी फ्लेयर्स देंगे, रिसस्टेट करेंगे सबसे पहले, और नारड्रेनालिन देंगे या फिनाइलिफ्राइन जो भी अवेलेबल है। यहाँ तक क्लियर हो गया।